सबसे पहले यहाँ PWD विश्राम गृह में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और हम माफ़ी चाहते हैं किसी कार्यक्रम की वजह से जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें थोड़ा विलंब हुआ, परंतु आपके धैर्य और सम्मान के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसको संबोधित करेंगे जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन श्री मुकेश शर्मा जी और साथ ही साथ हमारे सोलन के जिलाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी। जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिन पहले सोलन के जो जोगिंद्रा बैंक है 33 ब्रांचों वाले इस महाबैंक का जो चेयरमैन है वो डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे बड़े भाई श्री मुकेश शर्मा जी को बनाया गया। उसका भी एक विधिवत रूप से धन्यवाद के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और साथ ही साथ हमारे बीच में मौजूद जिलाध्यक्ष जी अभी हाल ही में आए हुए हिमाचल प्रदेश के पहले स्वर्णिम और हरित बजट का जो है विश्लेषण आप लोगों के बीच में करेंगे। तो मेरा सबसे पहले निवेदन रहेगा श्री मुकेश शर्मा जी से कि वह संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं हमारे बीच मीडिया के आए हुए सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री कुशल जेठी जी, पूर्व प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा जी, हमारे सोलन नगर परिषद के चेयरमैन राकेश पंत जी, शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद जी, जतिन साहनी जी, हमारे यहाँ पर पार्षद संगीता ठाकुर जी, ईशा प्राशद सूद जी, पूजा जी, विजय जी, नीतू जी, कुणाल जी, रजत थापा जी, दिनेश धीर जी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में भी एक संघर्ष करते संगठन में अपनी मजबूत पकड़ जिन्होंने दिखाई थी, प्रदेश के कोने कोने में जिनके प्रशंसक है, कार्यकर्ता है, बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने। मैंने जिस दिन पदभार ग्रहण किया था मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री कृष्ण रूप में अपने सुदामा को उन्होंने जोगिंद्रा बैंक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है चेयरमैन बना के। इसी प्रकार उनके साथ संगठन में बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है। सभी लोगों के लिए वो कृष्ण रूप में, सुदामा के रूप में उनको इनाम देंगे आने वाले समय में भी। आप अगर देखना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है वो सबसे हटकर है। जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया रिट पे तो वो सचिवालय ना जाकर सबसे पहले टूटीकंडी अनाथ आश्रम में वो गए। अनाथ आश्रम में जाने के बाद उन्होंने जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, एकल महिलाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत जाना, समझा, उनके दर्द को समझा। और मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री ने करीबन 6000 ऐसे बच्चों के लिए कि जो स्टेट के बच्चे होंगे, स्टेट के चिल्ड्रन होंगे, ये पॉलिसी लाई। मैं तो खुद एक बात बताना चाहूंगा कि जिनके कोई भी नहीं होते हैं उनके लिए पिता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उभर के आए हैं। उनके लिए वो हर सुविधा देंगे, चाहे वो स्टडीज हो, ट्रैवलिंग हो, चाहे जहाज में जाना हो। उनकी पढ़ाई का 27 साल तक का पूरा खर्चा सरकार करेगी। मैं तो खुद बताना चाहूंगा कि मैं तो बड़ा छोटा था जब मैं 5वीं में पढ़ता था। मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया था, पर मेरे पास माँ थी तो हमारे पास एक सहारा था। पर जिन बच्चों के पास कोई सहारा नहीं है उनका सहारा जो माननीय मुख्यमंत्री बने हैं पिता के रूप में, मैं उनके इस सोच के लिए उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही जो पॉलिसीज उन्होंने लेकर आई है वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। अगर आप देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस की बात करी थी, पहली कैबिनेट में उसको बहाल किया, भी 1 अप्रैल से वो लागू भी हो जाएगी। फिर आप देखें कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो जनता से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए ऐसे फैसले वो ले रहे हैं जिसे पूरे प्रदेश की जनता सराहना कर रही है। आप अधिकारियों की अगर बात करें कि अधिकारी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां पर वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये एक सराहनीय पहल है। पर्यटन की दृष्टि से जो उनका एक मॉडल है कि हर जिला मुख्यालय पे हेलीपोर्ट बनाए जाएं, ये बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं। तो ग्रामीण विकास के ऊपर जो वो फोकस कर रहे हैं, जो उनकी सोच थी कि हम गाय का दूध उठाएंगे, भैंस का दूध लेंगे,
गोबर लेंगे, क्योंकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जब तक ग्रामीण विकास हमारा सुदृढ़ नहीं होगा, कोई भी चीज सुदृढ़ नहीं हो सकती। शहरों में कोई ना कोई रोजगार के अवसर होते हैं, बट गांव में अगर देखा जाए तो रोजगार के अवसर बड़े कम होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो इस तरह की पहल करी है वो बहुत ही स्वर्णिम है, बहुत ही अच्छी है। अब मैं थोड़ा बैंक के बारे में बताऊंगा कि मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है। जोगिंद्रा बैंक 1924 में ये गठित हुआ था। इस टाइम प्रदेश के अग्रणी बैंकों में जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो है नाम आता है। इसकी शाखाएं पूरे जिले के अंदर है, 33 शाखाएं हैं और एक हेड ऑफिस है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य जो केंद्र की स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसे जनता तक जो ये प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ही अच्छा बैंक है, लोगों की भलाई के लिए बना हुआ बैंक है। और सहकारिता में वैसे भी बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। अभी नाबार्ड से इस बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए जो इस बैंक ने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है, उसके लिए सम्मानित भी किया गया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभी बोर्ड्स के हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही निर्णय लिया था जब हमारी पहली बैठक हुई थी कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो सभी लोगों के लिए जारी है जो एनपीए अकाउंट है। तो उनको 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड किया गया था। तो मैं सभी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो एनपीए अकाउंट है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप 31 मार्च 2023 तक इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अभी सभी लोग जो है 31 मार्च तो फाइनेंशियल क्लोजिंग का ईयर होता है। बैंक्स जो है वो सभी बिजी होते हैं। अभी हमने ऑनलाइन माध्यम से सभी बैंक के मैनेजर से अभी वर्चुअल मीटिंग करी थी, उसमें भी हमने सभी को ये कहा था कि आप अभी करीबन 53 करोड़ रुपए का जो है एनपीए अकाउंट इस बैंक का है। तो उन्हें लक्ष्य दिया गया था कि आप इस एनपीए अकाउंट को घटाकर 45 करोड़ करें। तो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बहुत ही अच्छी है, आप इसका लाभ उठाएं। बहुत जल्द इस बैंक में हम यूपीआई सर्विसेज को भी लॉन्च करेंगे। ये बैंक नेशनलाइज्ड बैंक की श्रेणी में ऐसी कोई सुविधा जो नेशनलाइज्ड बैंक में होती है हम इस बैंक में लाएंगे। बहुत जल्दी इसमें नेट बैंकिंग को भी हम शुरू करेंगे। 560 करोड़ के करीब के जो है इस बैंक ने लोन्स दिए हैं विभिन्न लोगों को। तो क्योंकि बैंक की आय का मुख्य स्रोत ही ये होता है कि जो हम लोन्स देते हैं उससे जो हमें इंटरेस्ट अर्न होता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम जितने भी बैड लोन्स हैं उसको किस तरह से गुड लोन्स में तब्दील कर सकें। एनपीए की रिकवरी हम किस प्रकार से कर सकें, ये हमारा फोकस रहेगा। और डिजिटलाइजेशन में हम इस बैंक को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, मेरा ये मेन फोकस रहेगा। और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो हमने आपसे कहा है ये कि चाहे वो गाय हैं, भैंस है या छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कोई लोन्स देने हैं, तो इस तरह के लोगों को हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें रोजगार के अवसर भी पैदा हो उन लोगों के लिए और उनकी आय भी चल पाए। क्योंकि हमारे बीच जिला अध्यक्ष है बैंक के बारे में, तो मैंने आपको मोटे तौर पे ये बता दिया कि इस बैंक में हम सभी की सहमति से एक अच्छा काम करेंगे। 2.25 लाख के करीब जो है इस बैंक में खाता धारक है, इसको किस तरह से बढ़ाया जाए इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। रिकवरी को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अब मैं क्योंकि बहुत ही स्वर्णिम बजट माननीय मुख्यमंत्री ने 53,413 करोड़ रुपए का पेश किया था, तो इस विषय में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री की हरित राज्य बनाने की ओर जो एक कदम उठाया है, जो उनकी ये परिकल्पना है, ये इस प्रदेश से जाकर पूरे देश तक एक संदेश देगी। तो मैं अब जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि बजट के पहलुओं पे आप जो है अपनी बात रखें। सर, आप सभी का अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि जब उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर कार्यभार संभाला था तो उस दिन से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनके मन में एक ऐसी आशा जाग गई थी कि इस संगठन के लोगों को भी अब महत्व मिलने जा रहा है। और इस ओर हमारे जिला में पहला कदम उठाया गया कि माननीय मुकेश जी जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव रहे, जिला कांग्रेस कमेटी मीडिया के प्रभारी रहे, और आज जिला कांग्रेस कमेटी में इनको वहां से उठाकर जो है वो चेयरमैन जोगिंद्रा बैंक बनाया गया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से जिला कांग्रेस की तरफ से माननीय
ठाकुर जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक होनहार ऊर्जावान व्यक्ति को जो है, जो संगठन के प्रति समर्पित रहा, उसको उन्होंने बैंक में स्थान दिया, सम्मानीय स्थान दिया है। हमारे यहाँ से एक एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल रोहित शर्मा को भी बनाया गया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारा अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को जो बजट 53,313 करोड़ का 1000 करोड़ का जो बजट जो है वो प्रदेश की जनता को समर्पित किया है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट। आज से पूर्व भी बजट पेश होते रहे, और जब ये बजट पेश हुआ तो कुछ एक मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि ये ऐसा लग रहा है इस बजट को देखकर कि शायद इलेक्शन बजट ही है। जैसे जयराम जी ने इलेक्शन ईयर में जो बजट पेश किया था, ये बजट इस तरह का प्रतीत होता है कि इस तरह का ये बजट है। और मैंने इस बारे में जो मेरे विचार हैं और जो जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता भी देख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जो इलेक्शन को लेकर नहीं कोई फैसला नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की जनता के लिए क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, वो हमारे लिए तो हर ईयर इलेक्शन ईयर है। प्रदेश की जनता के लिए जो समर्पित किया जाए, मैं समझता हूँ वो सारा बजट प्रदेश की जनता के लिए समर्पित जो किया जाता है वो इलेक्शन ईयर ही समझा जाए। जिस ढंग से उन्होंने ये बजट पेश किया, मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक बजट ये पेश किया गया। और इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हिमाचल में जिस तरह की हिमाचल राज्य में मांग है कि हिमाचल प्रदेश एक हरित प्रदेश है, हरा भरा प्रदेश है, और इस प्रदेश में चारों ओर जो है हमारे घने जंगल फैले हुए हैं, जो इस प्रदेश की प्राकृतिक रूप से एक देन है। और जिस तरह से उन्होंने इसकी हरित क्रांति की और कदम उठाते हुए इस प्रदेश को हरा भरा रखने की जो कोशिश की है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब हमारा जो प्रदेश है वो ग्रीन हरित क्रांति जो है वो प्रदेश घोषणा की है, और इस बार उन्होंने कदम भी उठाए, और इस बार जो कदम उठाए गए हैं उससे रोजगार को भी जोड़ा गया है। हमारे जो नवयुवक हैं, जैसे हमने कहा था कि हम सब हर साल जो है 5 साल में हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उस और भी ये कदम उठाया गया। अब जो हमारे सोलर से कंसर्न जो बसेज होंगी, इलेक्ट्रिकल जो हमारी बसें होंगी, वो हमारे युवा वर्ग को, चाहे वो टैक्सी के रूप में, चाहे वो बसेज के रूप में, चाहे वो ट्रक के रूप में इसको चलाएंगे, तो उसमें उनको अनुदान प्रदेश द्वारा दिया जाएगा। सोलर एनर्जी जो पैदा करेंगे, सोलर एनर्जी में जो है वो 2 किलोवाट से लेके और 2 मेगावाट तक जो है वो 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है, जो मेरिट में है, जो अच्छा खासा जो मेरिट में अपना स्थान रखते हैं, ऐसे 20,000 जो हमारे विद्यार्थी होंगे, उनको जो स्कूटरी और जो इलेक्ट्रिकल जो वाहन है, उसपे उनको जो है वो 25,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, स्कूटरी वगैरह जो वो लेंगे। इसके अतिरिक्त जो है वो हमारे प्रदेश में जो बजट था, उस बजट में हेल्थ जो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य शिक्षा, इस पे ज्यादा महत्व देते हुए जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है वो इस वर्ष का 3,139 करोड़ है। भाजपा कार्यकाल में ये 2,652 करोड़ का होता था। इसी तरह हमारा जो सोशल एक्टिविटीज का जो बजट है वो 2,233 हजार करोड़ का है, और ये बीजेपी कार्य में 13,000 करोड़ का था, 1,300 करोड़ का था। इसी तरह पीडब्ल्यूडी में जो हमारा बजट अब जो रखा गया है वो 6,340 करोड़ का है, जबकि ये बीजेपी टाइम में 4,370 करोड़ का था। एजुकेशन जो महत्वपूर्ण एक हमारे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण, हमारे युवाओं के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक वर्ग है, उसके लिए 8,828 करोड़ का बजट रखा गया, जबकि भाजपा टाइम में ये 8,212 करोड़ का था। रूरल डेवलपमेंट में 1,926 करोड़ का बजट रखा गया है, भाजपा समय में ये 1,652 करोड़ का था। इसी तरह से हमारी और भी जो उनकी योजनाएं हैं प्रदेश के लिए, उन्होंने 13 योजनाएं जो हैं वो लागू की हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो हर निवासी क्षेत्र में खुलेंगे, और शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाने की और इसमें ध्यान दिया जाएगा। दूसरा उनका जो है वो सीएम एकल नारी योजना, इसमें विधवाएं हैं या जो बेसहारा स्त्रियां हैं, उनके लिए जो है स्पेशल मदद का प्रावधान किया गया है। उसके तहत उनको जो है आवास की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में मेरिट में होंगे, उनके लिए
और तरह की जो मदद है उनके लिए वो दी जाएंगी। हिम कृषि योजना किसानों के लिए जो एक वायदा किया था उसके तहत हिम गंगा योजना, इस तरह की 13 योजनाएं जो हैं वो प्रदेश के लिए समर्पित की है। साथ ही साथ मैं समझता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो हमने अपने 10 योजनाएं जो इलेक्शन के टाइम रखी थी और लोगों से वायदा किया था, पहली ही कैबिनेट में उन्होंने जो ओपीएस उसको लागू करने की घोषणा कर दी थी। और इसकी जो दूसरी हमारी महत्वपूर्ण योजना थी कि हम महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए पर महिला जो है वो महिलाओं को अनुदान उनको जो है वो राशि देंगे। उस और इस कदम को उठाते हुए उन्होंने इस दफा 2,30,000 महिलाओं का चयन करके उनको जो है 413 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई है। और इस तरह से हम पहले चरण में इन महिलाओं को जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से 1500 करोड़ देंगे। और जो आगे की भी जो हमारी योजनाएं रहेंगी, जो हमने वायदे किए थे, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से दूध गंगा योजना की बात है, उसमें प्रदेश में जो है वो किसानों को और किसान जो हमारे दूध बेचने वाले उनसे दूध की राशि तय करके बड़े दामों पे दूध लेंगे और आगे उनको जो है जनता को जो सस्ते रेटों में दूध उपलब्ध कराएंगे जिससे किसानों की मदद हो सके। तो मैं समझता हूँ प्रदेश में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदे किए थे उन वादों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस जो हमारा बजट था इसमें काफी कुछ देखने को मिला है। एक पॉइंट में और डिस्कस करना चाहूंगा। जिस तरह से मैंने बैंकिंग सेक्टर में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बात करी थी, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए भी एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करी थी मार्च में। वो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूं, तो मैं प्रदेश के व्यापारियों से उसके बारे में आग्रह करना चाहूंगा कि सद्भावना लीगेसी रेजोल्यूशन स्कीम 2023 जो माननीय मुख्यमंत्री ने इंट्रोड्यूस की है, वो जीएसटी एरा से पहले के जो हमारे जितने भी सब्ज्यूम्ड एक्ट थे, वैट था, सीएसटी एक्ट था, एंटी टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, उसको वन टाइम में सेटलमेंट करने का एक बहुत सुनहरा अवसर है। तो मैं प्रदेश के व्यापारियों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जिनकी भी वो वैट के जमाने के केसेज अगर पेंडिंग पड़े हैं तो वो वन टाइम में उसको सेटल करवा सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, मान लो किसी व्यापारी ने अगर पहले रिटर्न्स नहीं भरी है, अपना टैक्स नहीं दिया है, तो क्या हुआ करता था कि मान लो अगर आपका 100 रुपए का टैक्स पेबल था तो उसके ऊपर 50% पेनल्टी पड़ती थी, तो 50 रुपए पेनल्टी होगी और 18% ब्याज लगता था। तो वो 100 रुपए का अमाउंट अगर 10 साल पुराना है तो आज की तारीख में वो 250-300 रुपए से ऊपर बन जाता था। तो सरकार ने व्यापारियों के लिए स्कीम लाई है, आप सिंपल 100 रुपए पे 10% पेनल्टी दें, 100 प्लस 10%, 110 रुपए पे आप अपना केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री ने की है। तो मैं माफी चाहूंगा प्रधान जी, मैं तो क्योंकि ये जो लीगेसी स्कीम आई है सद्भावना के नाम से, इसका भी लाभ उठाएं क्योंकि ये जून में मेरे ख्याल 3 या 4 जून को ये समाप्त हो जाएगी, तो इसका भी जरूर लाभ उठाएं। थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप। मैं माननीय जीठी जी हमारे मीडिया के जो है आप भी अपने साथियों, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट रखा है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे नवनियुक्त जो जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन बने मुकेश शर्मा जी ने बात रखी है, मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों का जीवन सूख गया था, उसको भी हरा भरा करने की कोशिश करी है। जैसे प्रदेश को हरा भरा करने की कोशिश करी है। आज मैंने मीडिया में पढ़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी बजट की प्रशंसा करी है। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास एक लफ्ज नहीं है कि वो उसका विरोध करे, केवल विरोध करने के लिए ही विरोध के बयान आ रहे हैं। अदरवाइज उनके पास एक कारण नहीं है कि हम इस बजट का विरोध करें। और इतिहास में पहली बार ऐसा बजट आया कि दिल से जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमारे प्रदेश का, हमारी जनता का कुछ भला हो, हमारी प्रदेश के जो दुख दर्द को कम करने की कोशिश की गई है और प्रदेश को हरा भरा करके इसको आगे ले जाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहला बजट है, अभी आने वाले 5 वर्ष है। और कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव से पूर्व गारंटियां करी थी, जो घोषणा पत्र किया था, धीरे धीरे सभी लागू होंगे। अब ये आशा हिमाचल प्रदेश की जनता को बंध चुकी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से 3 महीने की सरकार का होने के उनका एक मैसेज प्रदेश की जनता को गया है और जनता में एक आशा बन गई है कि नहीं, हमने ठीक पार्टी की सरकार बनाई है और ठीक व्यक्ति जो है इस मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर जो पिछले 5 वर्ष की सरकार के अंदर जो लोगों ने दुख और क्लेश उठाया, उसका जो है निवारण करने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल से प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भावना की कदर होती है, उनके अंदर भावना है। हालांकि ये जरूर है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है,
उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसको भी सोल्व करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आर्थिक सलाहकारों से सलाह करके किस प्रकार से आगे कदम बढ़ा जाए, उस प्रकार से वो आगे कदम बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमाचल क्या हिंदुस्तान के एक आदर्श प्रदेश के अंदर गिना जाएगा। और जो जीवन हमारा आज की डेट में आपको पता ही कि एक आम जीवन को कितना मुश्किल हो चुका है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, उसको कम करने की और उनका कुछ आर्थिक बोझ कम करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, और वो सराहनीय है और आम जनता भी उसको सराहना कर रही है। आपके माध्यम से ये बात जनता को बताना चाहते हैं कि आपने ठीक निर्णय लिया था और ठीक व्यक्ति को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद के ऊपर बिठाया। धन्यवाद। आपने बात की महिलाओं को 1500 रुपये देने की, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? जो जितनी महिलाएं चयनित हुई हैं, ऐसी कौन कौन सी महिलाएं रहेंगी? हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रयास है, मैंने कहा ना अभी हम इसको जो है वो अभी जो जिन महिलाओं को दिया है पाइपलाइन में, नहीं पाइपलाइन में कुछ नहीं होता है, यहाँ सब सामने ही होता है। और माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास है वो 5 सालों में जो हमने प्रॉमिस किया कि प्रत्येक महिला को हम, तो आप इतने जल्दी में क्यों है, आप इतने बेचैन क्यों है? आने वाले समय में देखना 416 करोड़ का और बजट जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है इसके लिए। अभी जो है ना वो मेरा ऐसा है प्रश्न ये है जो दे दिया, पर वो जो चयनित हुई हैं वो कौन सी हैं, कौन सी क्या कैटेगरी मैं है? बता रहा हूँ ना आपको सर, मैं बता रहा हूँ ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सरकार का कार्यक्रम है। पार्टी का तो घोषणा पत्र में था, सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सरकार के पास जो है वो एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं और वो सारा कर रहे हैं। आप इस बारे में जल्दी में क्यों है? आप जरा इंतजार कीजिए। देखिए भाई, आपको मेरा जोगिंद्रा बैंक से ही सवाल है कि आपसे पहले जो बोर्ड था तो उसमें जिला में बैंक की 6 शाखाएं खुलनी थी, लेकिन वो उसमें विफल रहे हैं और नाबार्ड से उनकी बल्कि मंजूरी मिल गई थी। उनमें से 6 में से एक बैंक शाखा जो अपनी खलोगड़ा में वो खुल गई, बाकी जगह अभी तक नहीं खुली है। तो क्या प्रयास रहेंगे कि वो शाखा, क्योंकि अब RBI की भी कोई नई गाइडलाइन आई है? देखिए, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें रही होगी ये पॉलिटिकल इशू के कारण डंप हुई होगी, और क्योंकि अब नया गठन हुआ है, चेयरमैन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो RBI से जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज होगी, अगर वो बैंक वाइबल होंगे तो उसको जरूर खोला जाएगा। तो जो भी प्रोसीजर है, अगर मान लो वो पहले भी RBI को भेजी गई थी तो हम उसे पुनः दोबारा, क्योंकि पहले नाबार्ड से मंजूरी मिलती थी और उनको नाबार्ड से मंजूरी मिल गई थी, सिर्फ बैंक ने उनको खोलना था। लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि पूर्व सरकार के समय में वो शाखाएं 5 शाखा नहीं खुली गई, जबकि खलोगड़ा में बाद में मंजूरी मिली, उसको पहले खोल दिया क्योंकि उपाध्यक्ष। जल्दी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लाएंगे, इस इशू को मैं वहाँ पर जरूर रखूंगा और इसके बारे में जानकारी लूंगा। और मैंने फिर भी आपको बताया है कि ये 6 ब्रांचेज नहीं, जहाँ पर भी स्कोप होगा, जहाँ पर भी जरूरत होगी, वहाँ पर बैंक की शाखाएं जरूर खोली जाएगी। शिव कुमार सर, अभी जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 25,000 सब्सिडी देने की बात कही है बच्चों को +1 +2 की। अब सर उसमें जो भी अव्वल आएंगे, जो भी बच्चे, अब वो 1 लाख की स्कूटी लेने के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो वो उस 25,000 की सब्सिडी का क्या फायदा रह उसके जाएगा? लिए प्रदेश सरकार ने जो है ये लोन का भी व्यवस्था की है। और जब बच्चे मेरिट में पहले बच्चों को लोन लेना पड़ेगा, फिर सरकार, नहीं, वो सरकार अपने आप करेगी उस बारे में। 25,000 अनुदान राशि उनको उसमें ऐड सरकार की तरफ से बोल रहे हैं ना सर कि ले ही नहीं सकती। अब सर मैं +1 में फर्स्ट आई हूँ, मैं ले ही नहीं सकती हूँ। नहीं, आप आई थी ना फर्स्ट, जो फर्स्ट आएंगे, जो मेरिट में आएंगे, नहीं ले सकती ना, तो मैं आपकी योजनाओं का कैसे लाभ उठाएगा बच्चा? कैश कोई से लॉन में लिया मैं जाएगा। हूँ, आप होते शिव कुमार जो सभी फाइनेंस कराते हैं। 5-5, 6-6 लाख की गाड़ियां हैं आजकल, तो स्कूटी भी 1-1.5 आप एक बात देखो, आज से पर पहले सर, सुनिए जो मेंटलिटी आप मैडम देखो ना, आज से वो लोन लेना अच्छा आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की घोषणाएं की? आप लोगों को तो इसको और अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा है। अब चलो, अगर मैं मान लो मैं कोई बच्चा फर्स्ट आता है, मेरिट में आता है, उसको मेरिट के साथ स्कॉलरशिप भी लगती है, उसको ये तो सर स्कूटी दे दो, फिर बच्चे को फिर देंगे, ऐसा भी करेंगे। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ लोगों ने तो ली होगी ना, उन्हीं को लाभ मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कोई भी ले रहा। देखिए, उनको तो लाभ इससे तो हेल्दी कंपटीशन होता है। जो बच्चे हैं आज की तारीख में, अगर आप देखें, माँ बाप को जरूर बोलते हो कि हमें पापा मम्मा आप जो है स्कूटी दो, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर अगर माननीय मुख्यमंत्री या सरकार चाह रही है, तो मान लो 1 लाख रुपए की स्कूटी आती है, तो अगर उस पर 25,000 रुपए की सब्सिडी उन्हें मिलती है, तो उन्हें तो 75,000 की पड़ेगी।
तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। और आप बाजार में देखोगे तो गांव शहर का कोई मुद्दा नहीं आज है। की गाँव तारीख होते में- शहर आज और की गाँव तारीख में- ज्यादा एडवांस है शहर से। मैक्सिमम बच्चे सर विकी जो भी भाई, अव्वल आते हैं वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जोगिंद्रा बैंक की Maximum बात जो करूं मैं उनको सरकार कि करेगी जो मदद। जोगिंद्रा बैंक में जो एनपीए है राष्ट्रीय दर से काफी अधिक है, तो उसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे कि किस तरह से एनपीए को थोड़ा डाउन किया जाए, क्योंकि जो इस वक्त वर्तमान में एनपीए है शायद 10% से ऊपर है। नहीं देखिए, एनपीए काफी था, ये काफी रिड्यूस हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ 53 करोड़ के आसपास का एनपीए है, और इसके लिए ही तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई है। इसे अगर एक्सटेंड भी करना होगा तो इसके बारे में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठकर इसको हम चर्चा में करेंगे, क्योंकि एनपीए को रिकवर करने का तरीका यही होता है कि उन्हें जो काफी ज्यादा हायर इंटरेस्ट लगता है उसमें कोई रिलैक्सेशन दी जाए। तो वो दी है बैंक ने, सिंपल इंटरेस्ट की दर से उनको लग रहा है, तो लोगों को करना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 560 करोड़ अगर आपने दिया है, लोन दिया है, तो 10% के करीब है। इसको हम कोशिश करेंगे कि ये 6-7% तक आ पाए, उसके लिए प्रयास चले हुए हैं। सभी बैंक मैनेजर्स जो है अपने लेवल पे सभी को इस योजना का लाभ भी बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं दिन रात कि उनसे रिकवरी इसकी की जाए।